Good morning, class. Today we will study about the chapter, our new chapter, money and credit. Okay, so money जैसे कि हम देखते ही हैं, मनी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन आवर लाइफ. मनी एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी डे टू डे की लाइफ में, है ना. सो लेट्स रीड दिस चैप्टर. मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. मनी क्या है? हमारे क्या कहते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करती है. मींस क्या कहते हैं, मनी इज़ वाइडली यूज्ड फॉर मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज गुड्स आर एक्सचेंज विद मनी. ठीक है. मनी से क्या होता है, हम क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं. अगर मनी नहीं होगी तो हम क्या है, कोई भी सामान परचेज नहीं कर पाएंगे. द यूज़ ऑफ मनी स्पैन्स अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. ठीक है. मनी का क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी एवरीडे की लाइफ में, है ना. सो हमें मार्केट में कोई भी सामान ख़रीदना हो, ठीक है, या शूज़ ख़रीदना हो, या बुक्स ख़रीदनी हो, या फिर वीट ख़रीदना हो, या फिर कॉटन ख़रीदना हो, कोई भी सामान अगर हमें ख़रीदना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए. ठीक है. सो मनी इज़ यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. ठीक है. मनी किस लिए इस्तेमाल होती है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए. ठीक है. इसमें हम एक चीज़ पढ़ने वाले हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है. तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स होता है जैसे कि आपका जब आपका मनी नहीं आई थी, है ना, जब शुरू शुरू में जब मनी नहीं आई थी, जब बार्टर सिस्टम का यूज़ होता था, तो उस टाइम होता था डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है. मान लिया कि आप शूज़ बेचना चाहते हो. ठीक है. आप शूज़ बेचना चाहते हो और उसकी जगह आप बुक्स लेना चाहते हो. ठीक है. तो जो पर्सन है, जो ए पर्सन शूज़ बेचना चाहता है और बी पर्सन आपका शूज़ उसकी जगह बुक्स देना चाहता है. ठीक है. तो एग्जैक्टली मतलब जो आप चीज़ बेचना चाहते हो और दूसरा आदमी वही चीज़ खरीदना चाहता है. ठीक है. तो उसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है. क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप जो चीज़ बेचना चाहते हो और दूसरा आदमी वही चीज़ क्या कहते हैं, ख़रीदना चाहता है. ठीक है. और उसके बदले में आपको वही चीज़ देना चाहता है. ठीक है. क्योंकि बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि आप क्या कहते हैं, गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स देते थे. ठीक है. मान लिया कि आपको वीट चाहिए तो आप उसके लिए अपना एलिफेंट दे दोगे. ठीक है. और उसकी जगह आप वीट ले लोगे, और जो सेकंड पर्सन है उसे भी एलिफेंट चाहिए. तो इसे कहते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है. जो कि इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है. ठीक है. इसको फिर समझने की कोशिश करते हैं. ठीक है. डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स यानी कि बार्टर सिस्टम. ठीक है. तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था, आप गुड्स के एक्सचेंज में गुड्स लेते थे. ठीक है. जब आपकी मनी नहीं आई थी तो उस टाइम क्या होता था, बार्टर सिस्टम होता था. तो उस टाइम पे क्या होता था, आप गुड्स देते थे और गुड्स ही खरीदते थे. ठीक है. गुड्स आपने मान लिया कि आपने एलिफेंट दिया और उसके एक्सचेंज में आपने वीट खरीद लिया. ठीक है. आपने वीट खरीद लिया तो इसे कहते थे बार्टर सिस्टम. ठीक है. और हमें एग्जैक्टली वही सामान बेचना है और दूसरे को भी वही सामान खरीदना है, उसे कहते थे डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. ठीक है. अब हम देखेंगे मनी क्या होती है. ठीक है. मनी या करेंसी क्या होती है. Anything which is legalized by the government and helps in medium of exchange and measures of value of goods and services. सो मनी क्या होती है कि जो भी आपका गवर्नमेंट है, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं, लीगलाइज्ड करी है. ठीक है. और वो हेल्प करती है मीडियम ऑफ एक्सचेंज में. ठीक है. आदान प्रदान में हेल्प करती है और चीज़ों को मेजर करने में हेल्प करती है. उसे गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर करने में हेल्प करती है. उसे कहते हैं हम मनी. ठीक है. बार्टर सिस्टम में आप क्या कहते हैं, किसी भी मनी को मेजर नहीं कर पा रहे थे. ठीक है. आप एलिफेंट की वैल्यू या वीट की वैल्यू को मेजर नहीं कर पा रहे थे, बट मनी से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ठीक है. मनी से आपकी डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई. ठीक है. और मनी क्या है, गवर्नमेंट लीगलाइज्ड करती है. ठीक है. मनी को लीगलाइज कौन करता है, गवर्नमेंट लीगलाइज करता है. अगर आप पाकिस्तान की करेंसी यहाँ चलाओगे तो यहाँ पे नहीं चलेगी. ठीक है. अगर आप अमेरिका का डॉलर यहाँ पे चलाओगे तो वो नहीं चलेगा. ठीक है. यहाँ पे खाली जो आपका इंडिया की करेंसी है, इंडिया की मनी है, खाली वही जो कि इंडिया ने लीगलाइज करी है वही यहाँ पे रन होगी. ठीक है.
फिर हम इसमें देखेंगे कि फंक्शंस क्या है मनी के। ठीक है, क्या क्या फंक्शंस हैं मनी के। सो मनी के जो फंक्शंस है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड हैं, प्राइमरी में और सेकंड है आपका सेकेंडरी। ठीक है, तो प्राइमरी फंक्शन इसका क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, ये गुड्स को क्या कहते हैं, एक्सचेंज करने में हेल्प करता है। ठीक है, जिसको हम देख चुके हैं। फिर मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, आप क्या कहते हैं, किसी भी गुड को मेजर कर सकते हो। ठीक है, उसकी एक वैल्यू क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है इसके प्राइमरी फंक्शन। पहला क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सेकंड है आपका मेजर ऑफ वैल्यू। फिर इसका जो सेकेंडरी फंक्शन है, सेकेंडरी, वो है आपका डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, तो डेफर्ड पेमेंट क्या होता है कि लोन लेना। ठीक है, लोन एटसेट्रा टाइप की एक्टिविटी को कहा जाता है डेफर्ड पेमेंट। ठीक है, जो कि आपका बार्टर सिस्टम में पॉसिबल नहीं था। ठीक है, बार्टर सिस्टम में आप लोन लेना, ये सब एक्टिविटी क्या थी, पॉसिबल नहीं थी। ठीक है, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, आप वैल्यू को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, पैसे को क्या कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बार्टर सिस्टम में आप स्टोर नहीं कर सकते किसी भी चीज़ को। तो ये क्या है, इसका सेकेंडरी फंक्शन है, लोन लेना, स्टोर ऑफ वैल्यू। ठीक है, पैसे को आप बैंक में स्टोर कर सकते हो। ठीक है, तो इस ये क्या है आपका सेकेंडरी फंक्शन। नेक्स्ट हम देखेंगे मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, अब क्या कहते हैं, पैसे का मॉडर्न फॉर्म। ठीक है, अब तो हालांकि और भी तरीके आ चुके हैं ऑनलाइन, बट हम थोड़ा सा पुराने टाइम को देख रहे हैं। ठीक है, तो मॉडर्न फॉर्म्स क्या है, मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इंक्लूड करेंसी, पेपर, नोट्स एंड कॉइन्स। ठीक है, तो क्या है आपका, नोट्स जो हम देखते हैं है ना, करेंसी, पेपर। ठीक है, फर्स्ट है आपका नोट्स और सेकंड है आपका कॉइन्स। ठीक है, जिनका आप इस्तेमाल करते हैं डे टू डे लाइफ में। ठीक है, इन इंडिया द रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स ऑन बिहाफ ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है, जो भी आपके नोट्स होते हैं, करेंसी नोट्स होते हैं, वो कौन क्या कहते हैं, कौन उनको इशू करता है, वो इशू करता है आपका आरबीआई। ठीक है, करेंसी नोट्स को इशू कौन करता है, आरबीआई। ठीक है, रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया कब स्टैब्लिश हुआ, फॉर ये क्या कहते हैं 1934 में, क्या कहते हैं 1934 के एक्ट में ये आया था। ठीक है, 1934 के एक्ट में आया था और 1935 में ये इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, याद रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 1934 एक्ट में आया था और इस्टेब्लिश हुआ 1935 में। कोई भी अगर क्या कहते हैं, कुछ चीज़ें आपकी एक्ट के द्वारा है ना, एक्ट के द्वारा, एक्ट के द्वारा यानी कि लॉ के द्वारा आपका जो कि पार्लियामेंट में क्या कहते हैं, पार्लियामेंट में पास होता है। ठीक है, तो ये 1934 में ये एक्ट आया, आरबीआई एक्ट, और 1935 में इसका फॉर्मेशन हुआ। ठीक है, और ये नेशनलाइज्ड हुआ। ठीक है, नेशनलाइज्ड हुआ ये 1949 में। ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट के अधिकार में आ गया ये 1949 में आपका आरबीआई। ठीक है, फिर आपके अदर्स बैंक भी नेशनलाइज्ड हुए। ठीक है, 1960 में आपके 14 बैंक नेशनलाइज्ड हुए। ठीक है, 1960 में 14 बैंक्स, और 1980 में आपके 1980 में आपके 8 मोर। ठीक है, तो यानी कि टोटल हो गए आपके 22। आपके टोटल 22 बैंक नेशनलाइज्ड हुए। ठीक है, 1960 में 14 और 1980 में उसके 10 साल बाद 8। ठीक है, 8, और टोटल कितने थे आपके पास, 22। ठीक है, जिसमें से कि प्रेजेंट में अभी खाली 19 बैंक ही हमारे पास नेशनलाइज हैं, क्योंकि जो 3 है जो अभी प्रेजेंट में ही आपके मर्ज हो गए। ठीक है, तो प्रेजेंट में कितने हैं, 19, बट बुक में अभी दे रखे हैं 22। ठीक है, डिपॉजिट्स विद बैंक, डिपॉजिट्स विद बैंक, द अदर फॉर्म इन विच पीपल होल्ड मनी इज़ एज डिपॉजिट्स विद बैंक। ठीक है, क्या कहते हैं, जो पीपल और तरीके से जो पैसा होल्ड करते हैं उसे कहते हैं हम डिपॉजिट विद बैंक। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि सेविंग अकाउंट। ठीक है, इसमें हमारे पैसे रहते हैं सेविंग अकाउंट में, आरडी। ठीक है, आरडी होती है, एफडी होती है, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, आपका इंश्योरेंस।
तो ये सब क्या है, डिपॉजिट्स विद बैंक, जो कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, ठीक है। द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड, दीज डिमांड आर कॉल्ड डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो भी पैसा अपना क्या कहते हैं, जो भी पैसा हम क्या करते हैं, निकालते हैं बैंक से, ठीक है, डिमांड करके, ठीक है, तो उन्हें क्या कहा जाता है, आपका डिमांड डिपॉजिट, ठीक है। क्या कहा जाता है उन्हें, डिमांड डिपॉजिट, डीडी से कहा जाता है, डिमांड डिपॉजिट। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं लोन के बारे में, ठीक है। लोन एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। लोन रेफर्स टू एन एग्रीमेंट इन विच द लेंडर सप्लाइज द मनी इन एक्सचेंज ऑफ कोलेट्रल इन रिटर्न्स फॉर द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर पेमेंट। सो लोन क्या होता है आपका, जो भी आप बैंक से क्या कहते हैं उधार लेते हो, उसे हम कहते हैं लोन, ठीक है। और लोन क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है। आपका बैंक के साथ एक एग्रीमेंट करते हैं हम, ठीक है। सो उसमें क्या होता है कि आपका कुछ इंटरेस्ट रेट होता है इसमें, है ना, कुछ आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, ठीक है। उसमें आपका कुछ आपको कोलेट्रल होता है, आपका कोई एसेट, है ना, कोलेट्रल होता है आपका कोई एसेट, आपको वहाँ पे जमा करनी पड़ती है, ठीक है, जिसके बिहाफ पे आप लोन के लिए अप्लाई करोगे कि भाई अगर मैं आप लोन नहीं दे पाया तो आप मेरा ये सामान रख लीजिएगा, ठीक है, तो उसे कोलेट्रल कहते हैं, ठीक है। फिर आपका इसमें कुछ क्या कहते हैं, इंटरेस्ट रेट लगेगा आपका, एक कुल मिला के एक एग्रीमेंट साइन होगा कि ये सब चीज़ें इसमें होंगी, ठीक है। फिर आपको इतने टाइम पे आपको कुछ टाइम दिया जाएगा, तो इसे हम क्या कहते हैं, हम लोन कहते हैं, ठीक है। सो कोलेट्रल को थोड़ा और डीप में समझते हैं। कोलेट्रल, ठीक है। सो कोलेट्रल इज एन एसेट दैट द बोरोवर्स ओन सच एज लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, deposits with banks and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid, ठीक है। तो कोलेट्रल क्या होता है, कोई भी आपका क्या कहते हैं, एसेट होता है, ठीक है। एसेट हो सकता है आपका लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक, डिपॉजिट्स विद बैंक, ये सब क्या है, कोलेट्रल है, जो कि आप क्या करते हो, बैंक में डिपॉजिट करते हो, ठीक है, एज अ गारंटी, ठीक है। बैंक में आप डिपॉजिट करते हो एज अ गारंटी, अगर मैं आपका ये क्या कहते हैं, लोन आपका रिपेड नहीं कर पाया तो क्या करोगे आप, मेरा ये जो भी मैंने अभी सामान बताया, इसको क्या कर सकते हो, मॉर्टगेज कर सकते हो, इसको आप अपने क्या कहते हैं, उसको रख सकते हो, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम कोलेट्रल। फिर हम बात करते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जब आपका बैंक लोन देता है आपका, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रिपेमेंट टुगेदर कॉम्प्राइज इज कॉल्ड टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो होता क्या है, जब आपका बैंक आपको लोन देता है तो उसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट साइन होता है, ठीक है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। उसमें एक एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसमें इंटरेस्ट रेट, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें उस एग्रीमेंट में क्या कहते हैं, उस एग्रीमेंट में लिखी जाती है, ठीक है। क्योंकि बैंक अगर कोई भी एक्टिविटी करेगा तो वो क्या करेगा, पूरी उसको फॉर्मल तरीके से करेगा, है ना, ताकि आगे कोई भी उसे प्रॉब्लम ना हो, जब वो अगर कोई बैंक में लोन नहीं दे पाया तो आगे क्या हो, कोई भी इशू ना हो। तो इसलिए क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या कहते हैं, आपका जो भी लोन लेने आया है, ठीक है, उसके साथ क्या कहते हैं, साइन होते हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने बताया है इंटरेस्ट रेट, ठीक है। मान लिया आपका आपने 100 रुपये लिए, ठीक है, तो इसमें क्या लगा, आपका 6% इंटरेस्ट लगा, ठीक है। तो 6% इंटरेस्ट लगा तो फर्स्ट साल में आपको 106 रुपये वापस करने पड़ेंगे, सेकंड साल में आपको 112 रुपये पैसे वापस करने पड़ेंगे, तो इससे कहते हैं हम इंटरेस्ट रेट, ठीक है। फिर इसमें एक चीज़ आती है मोड ऑफ रीपेमेंट, ठीक है। सेकंड चीज़ क्या आती है, मोड ऑफ रीपेमेंट, आप कैसे पैसा वापस करोगे, ठीक है, कैश की तरह, क्या मोड ऑफ रीपेमेंट। तो ये सब चीज़ें क्या है, टर्म्स ऑफ क्रेडिट में सब कुछ लिख दी जाएंगी कि ये एग्रीमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन होगा, साइन होंगे, ठीक है। मोड ऑफ पेमेंट में क्या आएगा, आप कैसे पैसे वापस करोगे, कार्ड के थ्रू या चेक के थ्रू। हमारे जो चेक्स होते हैं पूरे, चेक बुक हमें क्या करनी पड़ती है, वहाँ पे देनी पड़ती है, ठीक है।
तो इसे कहते हैं हम टर्म्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है। सो हमने इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी है, इसमें हमने मनी के बारे में पढ़ा है। मनी क्या है, इस्तेमाल होती है आपकी मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह, ठीक है। अगर आपका मनी नहीं होगा तो क्या होगा, आपको क्या कहते हैं, चीज़ों को मेजर नहीं कर पाओगे, ठीक है। चीज़ों की वैल्यू आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलेगी, ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़ा फंक्शंस मनी के, प्राइमरी फंक्शन होते हैं, सेकेंडरी फंक्शन होता है, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन क्या है आपका, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, ठीक है। सेकंड में क्या है, डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू। जो आपका सेकेंडरी फंक्शन है, इसका मतलब क्या है कि डेफर्ड पेमेंट्स मीन है लोन लेना, ठीक है। स्टोर ऑफ वैल्यू, ठीक है। आप क्या कहते हैं, लोन ले सकते हो पैसे से, आप पैसे को क्या करते हो सकते हो, स्टोर कर सकते हो। बाटा सिस्टम में ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ा मॉडर्न फॉर्म्स ऑफ मनी। जो अब मॉडर्न फॉर्म क्या है मनी का, करेंसी, पेपर नोट्स, कॉइन्स, ठीक है। फिर आपका जो ये करेंसी पेपर नोट्स है वो कौन इशू करता है, आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। जो कि कब इस्टेब्लिश हुआ, जो इस्टेब्लिश हुआ 1935 में, बट एक एक्ट के थ्रू उसका फॉर्मेशन हुआ 1934 में। उस एक्ट के थ्रू क्या कहते हैं, एक एक्ट आया 1934 में और इस्टेब्लिश हुआ है 1935 में, जो कि नेशनलाइज्ड हुआ आपका 1949 में, ठीक है। फिर हमने इसमें देखा कि आपके जो बैंक्स और अदर्स जो बैंक आप देखते हो, पीएनबी, कैनरा, ये सब कब नेशनलाइज्ड हुए आपके, बाद में चल के नेशनलाइज हुए, ठीक है। वो भी दो बार में नेशनलाइज हुए। एक बार 1960 में आपके 14 बैंक नेशनलाइज हुए, 1980 में आपके 8 बैंक्स क्या कहते हैं नेशनलाइज हुए। टोटल हमारे पास कितने बैंक है, 22 बैंक है, जिसमें कि प्रेजेंट में कितने हमारे पास 19 बैंक है, ठीक है। फिर हमने इसमें पढ़ा कि अदर फॉर्म क्या होते हैं, ठीक है। पैसे के अदर फॉर्म्स क्या होते हैं, मतलब और कौन कौन सी उसमें पैसे जमा होते हैं हमारे। तो हमारे होते हैं बैंक्स में जमा, डिपॉजिट्स विद बैंक, ठीक है। जो कि हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं, चाहे हम सेविंग अकाउंट हो, चाहे हमारी आरडी हो, चाहे एफडी हो, फिक्स डिपॉजिट हो, चाहे हमारा इंश्योरेंस हो, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि हम डिमांड डिपॉजिट की से हम क्या कर सकते हैं, अपना पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है, डीडी, ठीक है, डिमांड डिपॉजिट। फिर हमने लोन के बारे में पढ़ा। लोन क्या होता है कि एक एग्रीमेंट होता है, एक एग्रीमेंट होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं कि पैसा क्या कहते हैं, पैसे को हम बैंक से ले सकते हैं, ठीक है। जो भी हम पैसे को हम रखते हैं उसके हम एक्सचेंज में कुछ चीज़ देते हैं, उसे क्या कहते हैं, कोलेटरल कहते हैं, ठीक है। फिर हमने टर्म्स ऑफ क्रेडिट के बारे में पढ़ा, ठीक है। जब आप पैसा लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ क्या कहते हैं, उस टर्म्स ऑफ क्रेडिट में आपको क्या होगा कि कुछ डॉक्यूमेंटेशन होगा जिसमें कि इंटरेस्ट रेट, कोलेटरल, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ों की बात होगी, ठीक है। फिर आपका हमने इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करी। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, जो कि बैंक लेता है इंटरेस्ट, उतने इंटरेस्ट में आपको क्या कहते हैं, लोन देता है, ठीक है। फिर मोड ऑफ रीपेमेंट, आप कैसे पैसा दोगे, कार्ड के थ्रू या चेक के थ्रू, ठीक है। ये सब चीज़ें हमने आज पढ़ी। सो क्लास इनफ फॉर टुडे, ठीक है। रेस्ट वी विल रीड और स्टडी इन द नेक्स्ट सेशन, ओके।